Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7 History chapter 1st Tracing Changes through a Thousand Year 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल. Take a look at map first and second. मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए. Map first was made in 1154 century by the Arab geographer Al-Idrisi. प्रथम मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाया गया था. The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world. यहाँ जो मानचित्र दिया गया है वह अल इदरीसी द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है. Map 2 was made in the 1720th century by a French cartographer. जबकि मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 सेंचुरी में बनाया. The two maps are quite different even though they are of the same area. दोनों ही नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर दोनों में काफी अंतर है. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. अल-इदरीसी के मैप में मानचित्र में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तरी भारत को देखते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है. Place names are marked in Arabic and there are some well-known names like Kannauj in उत्तर प्रदेश. जगहों के नाम मानचित्र में अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. Map 2 यानी अर्थात मानचित्र 2 प्रथम मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. इस कालावधि में अर्थात सेकेंड मानचित्र बनाने के समय में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, इसीलिए यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित सा लगेगा. उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है. यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी मानचित्र का इस्तेमाल किया करते थे. Look at the areas in the interior of the subcontinents on map 2. मानचित्र 2 में भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भागों पर नजर डालिए. Are they as detailed as those on the coast? क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? Follow the course of the river Ganga and see how it is shown. गंगा के मार्ग को देखिए, इसे किस तरह से दर्शाया गया है. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? Equally important is the fact that the science of cartography
differed in the two periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग के मानचित्र बनने तक मानचित्र अंकन का जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी काफ़ी चेंज हो गया था या काफ़ी विकसित हो गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, मानचित्रों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड changes with the time, what about language and meanings? अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बदली हैं। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड द ग्रामर द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, the meanings of words also change over times. इस प्रकार की भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट as India, the modern nation state. आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में करते हैं। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Shiraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana, and the lands between Ganga and Yamuna. 13वीं शताब्दी में जब फारसी भाषा के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used to the word Hind. इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि
अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take example, a simple term like foreigner. किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। It is used today to mean someone who is not an Indian. वर्तमान समय में विदेशी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो भारतीय नहीं है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village. Someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious and caste backgrounds. मध्य युग में मानो किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी भाषा में अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। इसको हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।